अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज से हम आपको बताएंगे कि आलमी मंजरनामे के ऊपर क्या हो रहा है और बिलखुसूस शाम की सूरत हाल बशार अल असद के बाद कैसी है। बशार अल असद के 24 साला दौर इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद इस वक्त शाम किस करवट चल रहा है और इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन शाम के ऊपर हमले कर रहा है, कौन कब्ज़े का ख़्वाहां है और कौन होगा नया सरबराह। इस हवाले से हम आपको बताएंगे तमाम तफसीलात। बशार अल असद अपनी फैमिली के हमरा रूस पहुंच गए हैं। मास्को में उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दे दिया गया है और रूस करीबी दोस्त था बशार अल असद का, मगर जब से बशार अल असद गए हैं उसके बाद से सेहूनी अफवाज ने शाम के ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं और उनके जो बहरी बेड़े हैं तकरीबन 14 बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला किया गया है। उससे पहले हम आपको बताएं कि गोलान हाइट्स के ऊपर भी जो बफर जोन था उसके ऊपर भी सेहूनी अफवाज ने कब्ज़ा कर लिया है और उसके ऊपर हमले किए गए हैं और बफर जोन 1200 किलोमीटर के ऊपर मुहित था और उसके ऊपर 1967 की जंग के बाद वहाँ पर बफर जोन बना था। शाम और इसराइल की जंग के बाद ये बफर जोन बना था और इसराइल ये क्लेम करता है कि वो हमारी ज़मीन है, जबकि शाम का ये कहना है कि इसके ऊपर हमारा कब्ज़ा है। जिसके बाद सन 1974 में एक मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्ज़र्वर्स तैनात कर दिए गए और वो बफर जोन यानी गैर फौजी इलाका करार दे दिया गया और 1974 से लेकर अब तक वहाँ पर जो बफर जोन है वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा तैनात है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर कब्ज़ा है, उनका तसल्लुत है उस वहाँ पर और इसराइल और शाम का उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर जब से बशार अल असद ने हुकूमत छोड़ी है और रूस रवाना हुए हैं उससे लेकर अब तक सेहूनी अफवाज ने शाम के ऊपर हमले तेज़ कर दिए हैं, जिसके बाद सबसे पहले गोलान हाइट्स के ऊपर कब्ज़ा किया गया है, जिसके बाद शाम में कीमियावी हथियारों के ऊपर भी हमले किए गए हैं और उनके जो बहरी जहाज़ों के ऊपर और दीगर फ़ौजी तनसीबात के ऊपर भी मुतअद्दिद हमले किए गए हैं। और कीमियाई हथियार इस वक्त केमिकल वेपन्स कहाँ पर हैं, क्या वो इंसानों की शक्ल में हैं, तनसीबात की शक्ल में हैं या दीगर असासों की शक्ल में हैं, उसके ऊपर ढूंढ कर हमले किए जा रहे हैं कि ताकि शाम के जो कीमियाई हथियारों का जो ज़ख़ीरा है उसे तबाह किया जा सके। इस हवाले से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ज़ाहिर इस तमाम तर जो सूरत हाल है, रूस यूक्रेन में मसरूफ़ था जबकि ईरान इसराइल के साथ नबर्द आज़मा था, जिसकी वजह से उन दोनों की मसरूफ़ियत की वजह से बागियों ने शाम की जो बशार अल असद की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, हुकूमत थी, उसे गिराया और तकरीबन 3-4 रोज़ में ही दमिश्क के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो उसके बाद से अब तक रोज़ाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं और शामी हुकूमत गिरने के बाद अब जो HTS बागी तंजीम है उनके मुतअद्दिद ऐलानात के बावजूद भी नई हुकूमत की जो स्टेबिलिटी है वो इम्कान उसका नज़र नहीं आ रहा और केयर टेकर जो वज़ीर आज़म है उसका ऐलान कर दिया गया है सेटअप का, जो कि मार्च तक जारी रहेगा, मगर आइंदा का सरबराह मुस्तकिल कौन होगा अभी तक इसका इल्म नहीं है। दूसरी तरफ अमरीकी जो अफवाज कह सकते हैं या उनके जो बैक कुर्दिश जो फ़ौजी थे उन्होंने इलाका छोड़ दिया है, पीछे हट गए हैं। लिहाजा अब इस वक्त जो है आलमी ताकतें जो हैं वो शाम के ऊपर हमले कर रही हैं और वो बातों की सूरत में और हमलों की सूरत में और जहाज़ों की सूरत में और दीगर उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और इस वक्त बताया ये जा रहा है कि अमेरिका का ये कहना है कि हम शामी हुकूमत को उस वक्त तस्लीम करेंगे जब तक वो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करे। अगर हमारी तवक्कुआत और रूल्स के मुताबिक, हमारी ख्वाहिशात और मुतालबात के मुताबिक नई शामी हुकूमत ने काम ना किया तो हम उसे तस्लीम नहीं करेंगे।
اس کے علاوہ اب وہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بگڑ رہی ہے، کیونکہ مختلف جگہوں پہ مختلف حملے باغیوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، تاہم باغی ایچ ٹی ایس جو نئی حکومت بنانے جا رہی ہے، ان کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اب عوام اطمینان بخش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، امن پسند ہوں، کوئی بھی لوٹ مار میں ملوث نہ پایا جائے۔ نئی حکومت بن رہی ہے اور ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے، ری بلڈ کریں گے، شام کی تعمیر نو کریں گے۔ مگر اب دیکھنا ہے کہ عرب اور جو دیگر ممالک ہیں، یعنی سعودی عرب اور دیگر ممالک ان کے پڑوسی ہیں، انہوں نے نئی شامی جو حکومت ہے باغیوں کی اس کو تسلیم کرنے کا اندیہ دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے اہم ایشو کی جانب، اور وہ یہ ہے کہ جو شامی جیلیں جو ہیں اس میں کئی دہائیوں سے قید، ہزاروں قیدی رہا کر دیے گئے ہیں، اور سابق صدر شام بشار الاسد نے 24 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے ان کے جو والد تھے، یعنی ٹوٹل 54 سالہ یا 51 سالہ یہ دور بتایا جا رہا ہے کہ اسد خاندان کا یہ جو تھا یہ وہاں پر مسلط رہا ہے شام میں، اور ان کی جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ قید تھے، اور ان کے اوپر مظالم کیے جا رہے تھے، اور ان کو اب رہا کر دیا گیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جیلوں میں ان کو انتہائی کم خوراک دی جاتی تھی، ان کے اوپر مظالم کیے جاتے تھے، اب تو انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ مگر اس وقت ان رہا شدہ قیدیوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور وہ ہے ری فیڈنگ سنڈروم کا، یعنی خوراک کا جو ایک مسئلہ ہے۔ اگر انہیں زیادہ خوراک دی جاتی ہے، وہ کمزور ہو گئے ہیں، تو ان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ کم خوراک کھانے کے وہ عادی ہو گئے تھے اور بہت نحیف اور کمزور ہو گئے تھے، لاغر ہو گئے تھے، اور اب انہیں رہا تو کروا دیا گیا ہے، مگر اب ان کے علاج معالجے کا بہت بڑا چیلنج درپیش ہے نئی شامی حکومت کو اور اسپتالوں کو۔ اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ انہیں وہی ری فیڈنگ سنڈروم درپیش ہے جو کہ جنگ عظیم دوم کے بعد قیدیوں کو چیلنج درپیش تھا۔ اب کیا کر رہے ہیں کہ ان کو بہت کم خوراک کے ساتھ ان کو علاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ری فیڈنگ سنڈروم سے بچنے کے لیے ان قیدیوں کو مختلف طریقوں سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے تاکہ وہ زندہ بچ جائیں، مگر بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کی حالت انتہائی نازک ہے۔ انہیں کم خوراک دینے کی وجہ سے، کم خوراکی کی وجہ سے، ادویات اور علاج نہ ہونے کی وجہ سے اور مظالم کی وجہ سے ان کی حالت بہت نازک ہے، اور زیادہ تر کو اسپتالوں میں داخل کر دیا گیا ہے، مگر ان کو زیادہ خوراک اس وقت نہیں دی جا رہی۔ آنے والے ولاگز میں ہم آپ کو شام کی صورتحال کے حوالے سے لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ گولان کی ہائٹس میں کیا ہو رہا ہے، اور دیگر شام کی صورتحال جو کیمیائی ہتھیار ہیں، اور دیگر صورتحال ہے ریکنسٹرکشن کے بارے میں، اور نئی جو انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اجازت دیں، والسلام۔